बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो। तो आज वीडियो में लेकर इसका टाइटल है प्रोफेसर ऑफ हाउ चाइनाज वायरल वीडियोस एक्सपोज्ड। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल की स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे। चलिए देख लेते हैं वीडियो। ये तो मुंबई है ना, पहले तो मुंबई नहीं था, ये चाइना नहीं। मुंबई के भी चाइनाज वायरल वीडियोस एक्सपोज। पिछले कुछ दिनों से हम सबके इंस्टाग्राम अकाउंट्स और पूरा सोशल मीडिया चाइना के इन वायरल वीडियोस से भरा पड़ा है, जिसमें वहां के गंदे नाले, कचरे का ढेर और गरीबी दिखाई जा रही है। और सच बोलूं तो ये सब देखकर काफी लोगों के अंदर का फेक नेशनलिस्ट खुशी से आजकल नाच भी रहा है। वो लोग छाती चौड़ी करके सोच रहे हैं कि अरे वाह, चाइना का तो पर्दाफाश हो गया। ये तो बिल्कुल हमारे जैसा ही गया गुजरा देश है। इस देश की हालत भी वैसी हो रखी है जैसे अपने यहाँ पे। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि आज के दिन हमारा लेवल कितना ज्यादा नीचे गिर चुका है कि हमें कंपैरिजन करने के लिए भी दूसरे देश की बुराइयों का सहारा लेना पड़ रहा है, अच्छाइयों का नहीं। और ऐसा तो होगा ही ना, क्योंकि उनके अच्छे सिस्टम, उनकी स्पीड और उनकी तरक्की से बराबरी करने की तो हमारी कैपेसिटी है भी नहीं। असल में हम उनकी कमियों और गंदी नालियों को देख के इसलिए खुश हो रहे हैं ताकि हम अपना फेलियर, अपना कचरा उस सिस्टम के पीछे छुपा सकें। पर सच बताओ, क्या चाइना के गंदे नाले देखने से हमारे देश में एक भी बुलेट ट्रेन आ गई? क्या यहाँ की रोडें सही हो गई? या गड्ढों में गिरकर अब और लोग नहीं मरेंगे? या पुल टूटना बंद हो गए? या बाबुओं ने घूस खाना बंद कर दिया? हम तो आज भी वहीं की वहीं सड़ रहे हैं ना। साल 1990 की सोचो, जब दुनिया में वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि आम आदमी के लिए इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। तब इंडिया और चाइना बिल्कुल एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़े थे। बल्कि सच तो यह है कि उस टाइम पर कैपिटा इनकम यानी कि आम आदमी की सालाना कमाई में हम चाइना से थोड़ा आगे ही थे। पर ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ सालों में कि चाइना हमसे इतना आगे निकल गया? जीडीपी में आगे, डिफेंस में आगे, एआई में आगे, टेक में आगे, स्पेस रेस में आगे, डेवलपमेंट में आगे, मैन्युफैक्चरिंग में आगे एंड व्हाट नॉट। आज की वीडियो में हमें यही तो समझना है ना कि ये जो वायरल वीडियोस हैं ये एक प्रोपेगेंडा है या फिर चाइना भी हमारी तरह सड़ा हुआ देश है और अभी तक अपनी कमियां छुपा के बैठा हुआ था। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कंस्ट्रक्शन की स्पीड देखो। चाइना ने उनकी चैंगशा नाम की एक सिटी में 57 फ्लोर का एक मिनी स्काई सिटी टावर बनाया सिर्फ 19 दिनों में। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 19 दिन। सोचो कितनी बड़ी बात है। और कोविड के टाइम पर 1000 बेड का पूरा हॉस्पिटल जमीन से सिर्फ 10 दिनों में ही खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो 508 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो 2017 में शुरू हुआ था और 9 साल बाद भी बन ही रहा है और बनता ही रहेगा। देखो, चाइना की इस स्पीड के पीछे मेनली 2 रीजंस हैं। पहला रीजन है मॉड्यूलर और प्रीफैब टेक्नोलॉजी और दूसरा रीजन है उनके सिस्टम्स। पहला रीजन है प्रीफैब, मतलब पहले से तैयार किया हुआ। इसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। जब बिल्डिंग की नींव खुद रही होती है, ठीक उसी टाइम पर उनकी फैक्ट्री के अंदर उस बिल्डिंग का 10वां फ्लोर और उसकी दीवारें बन रही होती हैं। इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं और ये वही लीगो ब्लॉक्स वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे बचपन में हम अलग अलग लीगो ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर बिल्डिंग बनाते थे। और इस टेक्नोलॉजी से भी बड़ा दूसरा रीजन है उनका सिस्टम। वहाँ लैंड एक्विजिशन, कोर्ट्स या एनवायरमेंट की क्लियरेंस मिलने का कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता। सिंगल पार्टी सिस्टम है तो सरकार ने अगर डिसाइड किया कि जमीन चाहिए तो वहाँ तुरंत अप्रूवल्स मिल जाते हैं। लेकिन अब तुम कहोगे कि प्रोफेसर, एक डेमोक्रेसी में जमीन को लेकर डिस्प्यूट होना तो आम बात है ना। अगर किसी किसान की जमीन जा रही है तो वो अपने राइट्स के लिए कोर्ट्स तो जाएगा ही। इसके एडिशन में तुम मुझे ये भी काउंटर आर्गुमेंट दे दोगे कि इंडिया वैसे भी अभी हाईवेज बहुत स्पीड से बना रहा है। हमने एक ही दिन में 37 किलोमीटर का हाईवे बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि डेमोक्रेसी में डिलेज आना एकदम नेचुरल बात है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम स्केल और सिस्टम की है। जब डिस्प्यूट्स में, अप्रूवल्स में सालों निकल जाते हैं ना, तो कैपिटल यानी कि पैसा रुक जाता है, फंस जाता है। एक बार हाईवे का रिकॉर्ड बनाना अलग बात है, पर चाइना इतने सालों से लगातार ये चीज कर रहा है और यही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है जो पूरे देश को आपस में अच्छे से जोड़ती है। और जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स इतनी तेजी से बनती है ना, तो उनमें काम करने वाले लोग और सामान के लिए उतना ही अच्छा फास्ट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। अगर हम दोनों देशों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को देखें ना, तो ये नंबर सच में दिमाग खराब कर देने वाले हैं। क्योंकि चाइना के पास आज 50,000 किलोमीटर का ऑपरेशनल बुलेट ट्रेन नेटवर्क है, दुनिया में सबसे बड़ा। लेकिन इंडिया में अभी एक भी ऑपरेशनल बुलेट ट्रेन नहीं है, 0। सोचो ये कितनी शर्म की बात है। अगर हम एक्सप्रेसवेज की बात करें तो चाइना 1,90,000 किलोमीटर पर बैठा है, जबकि इंडिया करीब सिर्फ 6,000 किलोमीटर पर ही है। ये 31 गुना का डिफरेंस है। सोचो, सिर्फ एक्सप्रेसवे जैसी चीज में हम उनसे 31 गुना पीछे हैं। 1984 में चाइना ने 0 एक्सप्रेसवे से शुरुआत की थी। उन्होंने बस एक रूल को फॉलो किया कि पहले वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, रोड्स बनाओ, फिर डेवलपमेंट और ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। मतलब उन्होंने डिमांड आने का बिल्कुल भी वेट नहीं किया, उन्होंने पहले सप्लाई बनाई। और इसलिए आज उनका हाई स्पीड नेटवर्क 2 लाख से ज्यादा आबादी वाले 99% शहरों को जोड़ चुका है। अब अगर तुम पूछोगे कि इकोनॉमी पे इसका क्या ही इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा रेल नेटवर्क भी तो बहुत बड़ा है, करोड़ों लोग रोजाना ट्रेनों में ट्रेवल करते हैं और हमने इलेक्ट्रिफिकेशन भी तो ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट कर लिया है। तो ये समझो कि नेटवर्क हमारा बड़ा जरूर है,
पर हमारे पास स्पीड और एफिशिएंसी दोनों ही नहीं है। ये एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन और एक पुराने लेकिन भरोसेमंद स्कूटर वाली सिचुएशन है। इंडिया में फ्रेट ट्रेन यानी माल गाड़ियों की एवरेज स्पीड अभी भी 25 किलोमीटर पर आवर के आसपास आकर अटक जाती है। हाँ, सही सुना तुमने, सिर्फ 25। मतलब फैक्ट्री से पोर्ट तक सामान पहुंचाने में ही हफ्तों लग रहे हैं, तो हम ग्लोबल मार्केट से कम्पीट करेंगे कैसे? एक तरफ उनकी इकोनॉमी 350 की स्पीड से भाग रही है और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे ट्रैफिक जैम है। और ये पूरा का पूरा सप्लाई चेन का खेल है, जहाँ पे सामान बनना, उसको ट्रैक करना और सही मौके पे डिलीवर करना ही सब कुछ है। खुद याद करो कितनी बार दुकानों पे गए हो और वहां पे ये सुना है कि भैया ये वाला सामान तो अभी खत्म हो गया है, या फिर मेडिकल स्टोर से कभी एक्सपायर्ड दवाई उठा लाए हो। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चाइना की कंपनियां लाखों प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री मैनेज करती हैं और इंडिया में तो लोग 3 से 4 आइटम्स का स्टॉक भी ठीक से ट्रैक नहीं कर पाते। हाँ, एक बात और याद रखना कि इस ऑप्टिमाइज्ड इन्वेंट्री और इस हाई स्पीड नेटवर्क का सीधा असर हमारे देश की मिलिट्री और डिफेंस फोर्सेस पर पड़ता है। अगर बॉर्डर पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो 50,000 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन के नेटवर्क का मतलब होता है कि आप अपने देश की पूरी मिलिट्री को एक कोने से दूसरे कोने में सिर्फ कुछ घंटों में ही शिफ्ट कर सकते हो। आओ दोनों देशों की मिलिट्री पावर का भी ब्रूटल कंपैरिजन करके देखते हैं। $336 बिलियन, ये चाइना का एक साल का डिफेंस बजट है, यानी करीब 30 लाख करोड़ रुपए। और वहीं इंडिया का डिफेंस बजट सिर्फ $92 बिलियन है, यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए। चाइना हमसे 3 गुना से भी ज्यादा पैसा मिलिट्री पर खर्च करता है। लेकिन सबसे डरावनी बात बजट नहीं है। सिप्री, जो कि स्वीडन का एक जाना माना हथियारों का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी 2025 की रिपोर्ट कहती है कि चाइना अब दुनिया के टॉप 10 वेपन्स इंपोर्टर्स की लिस्ट से पूरी तरह बाहर हो गया है। मतलब चाइना अपने हथियार बनाने के लिए दूसरे देशों पे अपनी डिपेंडेंसी पूरी तरह खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इंडिया आज भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर। ये रिपोर्ट ही चाइना की स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा सबूत है। चाइना ने अपना डिफेंस बजट सिर्फ दूसरे देशों से बने बनाए फाइटर जेट्स या टैंक्स खरीदने में नहीं उड़ाया, उन्होंने वो पैसा खुद की फैक्ट्रीज लगाने और रिवर्स इंजीनियरिंग में खर्च किया है। आज उन्हें अपने वॉरशिप्स, स्टेल्थ फाइटर जेट्स और ड्रोन्स खरीदने नहीं पड़ते, चाइना उन्हें खुद बनाता है और यही चीज उनकी ताकत दिखाती है। स्टेल्थ फाइटर जेट्स की बात चल रही है तो एक नंबर और बता देता हूं जो तुम्हारा दिमाग हिला देगा। आज इंडिया के पास एक भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, एक भी नहीं, 0। राफेल तक भी सिर्फ 4.5 जनरेशन का ही फाइटर जेट है। फाइटर जेट की जनरेशन का मतलब है उसकी टेक्नोलॉजी का लेवल, जितनी ऊंची जनरेशन उतना एडवांस्ड और रेडार को चकमा देने वाला जेट। वहीं चाइना के पास 5th जेन J-20 फाइटर जेट करीब 9 साल से है और दिसंबर 2024 से वो 2 अलग अलग 6th जनरेशन जेट्स J-36 और J-50 का टेस्ट भी कर रहे हैं। सोचो, 5th जनरेशन ऑलरेडी है और 6th जनरेशन की टेस्टिंग चल रही है और हमारा पहला 5th जनरेशन AMCA जेट वो 2035 तक बनके तैयार होगा। AMCA मतलब एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इंडिया का अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है DRDO के साथ। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये आए कि हथियार इंपोर्ट करना असल में इतना बुरा कैसे हो सकता है। मतलब अगर भारत दूसरे देशों से बेस्ट टेक्नोलॉजी वाले सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स खरीद रहा है तो हमारी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग ही तो हो रही है ना। और मेक इन इंडिया जैसी गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से हमारे डिफेंस और हथियारों का डोमेस्टिक प्रोडक्शन 174% बढ़ा भी तो है। देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ना एक अच्छी बात है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इंपोर्ट्स पे इतना ज्यादा निर्भर रहना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। शांति के टाइम पर ये ठीक लगता है, पर मान लो कल कोई बड़ा वॉर शुरू हो जाए, ग्लोबल बॉर्डर सील हो जाए और सप्लाई चेन्स कट हो जाए तो क्या होगा? जैसे अभी देखा ना, हाल ही में यूएस इजराइल ईरान वॉर के टाइम हुआ था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया था, हमारा पूरा LPG और क्रूड ऑयल का इंपोर्ट ठप पड़ गया था, प्राइसेस बढ़ गए थे। पर अगर आपके पास अपना खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नहीं है तो आप अपने हथियारों के पुर्जे, अपनी मिसाइल्स वगैरह के लिए दूसरे देशों पे डिपेंडेंट रहोगे। असली वॉर के टाइम पे खुद की फैक्ट्रीज होना ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ऐसी फैक्ट्रीज बनाने के लिए एक नेक्स्ट चीज जो चाहिए वो है पैसा। पैसे की बात चल ही रही है तो इसका आईना भी मैं तुम्हें लगे हाथ दिखाई दूं। साल 1990 में दोनों देशों की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था एकदम बराबर थी, लेकिन आज चाइना की इकोनॉमी $20.8 ट्रिलियन पर है और इंडिया की सिर्फ $4.1 ट्रिलियन पर। सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये होता है कि चाइना के पास जो कमाई है एक साल में वो इंडिया से लगभग 5 गुना ज्यादा है। जैसे अगर इंडिया के पास 100 रुपए हैं तो चाइना के पास 500 रुपए हैं। IMF की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनकी पर कैपिटा इनकम यानी कि आम आदमी की सालाना सैलरी भी हमसे करीब 5 गुना ज्यादा है। उनका एक एवरेज इंसान साल में लगभग 14 लाख रुपए कमा रहा है और हमारा सिर्फ 2,50,000। लेकिन आज से 36 साल पहले इंडिया और चाइना सेम ही स्टार्टिंग लाइन पे थे। तो इतने कम टाइम में चाइना के पास आखिर इतना पैसा आया कहां से और अपना देश इतना पिछड़ कैसे गया? इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये उनके 40 साल की मेहनत है। उन्होंने एक ब्रूटल रूल फॉलो किया, पहले एक फैक्ट्री बनाओ, दुनिया भर में सस्ता माल बेचो। समझ रहे हो ना सस्ता माल बेचो मतलब क्या? देखा है ना इंडिया में हर चौथी चीज के पीछे कैसे चुपके से मेड इन चाइना लिखा हुआ होता है। बहुत बेचा है भैया चाइना ने दुनिया को। खैर, सस्ता माल बेच बेच के जो पैसा आए उस पैसे को वापस री इन्वेस्ट करो और भी फैक्ट्रीज बनाओ। फैक्ट्रीज जिस चीज से चलती हैं जैसे सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा में उस पैसे को लगाओ और फिर माल बनाओ, फिर दुनिया को और सस्ता माल बेचो। फिर जो पैसा आया उसको फिर री इन्वेस्ट करके ऐसे कर करके चाइना ने हमें बुरी तरह पीछे छोड़ दिया। पर यहाँ एक बड़ी बात ये भी है कि चाइना का सिस्टम अभी काफी स्ट्रेस में है। उनका प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो रहा है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बुढ़ी हो रही है। लेस यंग वर्कर्स मतलब लेस डिमांड फॉर होम्स और इसलिए ही रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को लॉसेस हो रहे हैं। एजिंग पॉपुलेशन उनका सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। वहीं इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली एक मेजर इकोनॉमी है और हमारी मीडियन एज रफली 28 साल है
और चाइना की करीब 41 साल। मीडियन एज बताती है कि किस देश के लोग जवान हैं या बुढ़े, और हम दुनिया का सबसे जवान देशों में से एक हैं। तो लॉजिक तो यही कहता है कि अगर चाइना बुढ़ा हो रहा है और हम जवान हैं तो हम ये इकोनॉमी की रेस जीत ही जाएंगे ना। गलत। देखो, यूथ तभी देश के लिए एक एसेट या ताकत बनता है जब उसके पास में स्ट्रॉन्ग स्किल्स हो, रोजगार हो। अगर यूथ पढ़ा लिखा ही नहीं है, अगर बेसिक जॉब्स के लिए भी स्किल्स ही नहीं है, तो वो किसी भी कारण से एसेट नहीं बन सकता। और इसके लिए ही हमें डीपली इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे हमें एक रट्टू तोता बना रहा है, हमें एक हाई आईक्यू इंडिविजुअल क्रिटिकल थिंकर नहीं बना रहा। वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट्स कहती हैं कि चाइना का लिटरेसी रेट लगभग 97% पर है और इंडिया का सिर्फ और सिर्फ 81% पर। यूनेस्को और इंडिया की अपनी एजेंसी एनएसओ दोनों ये डेटा कंफर्म करते हैं। लिटरेसी रेट का मतलब सिंपल है कि पूरे देश में कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं। और ये सिर्फ लिटरेसी की बात नहीं है। यूएनडीपी की मई 2025 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो हर देश को हेल्थ, एजुकेशन और इनकम पे रैंक करती है, उसमें 193 देशों के बीच इंडिया की रैंक आई 130 और चाइना की सिर्फ और सिर्फ 78। यानी चाइना यहाँ भी हमसे बहुत आगे है। हमारे IIT JEE की तरह चाइना का एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है गाओकाओ। उसमें हर साल लगभग 1 करोड़ 30 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। इंडिया के नीट से लगभग 6 गुना ज्यादा। दुनिया के सबसे बड़े एग्जाम में कोई पेपर लीक नहीं होता और 80% बच्चों को आगे पढ़ने या स्किल्स ट्रेनिंग में एडमिशन मिल जाता है। जबकि इंडिया के नीट का हाल तो हम जानते ही हैं। करीब 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और सिर्फ करीब 63,000 गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स होती हैं। और ऊपर से पेपर लीक का डर अलग, जैसे अभी 2026 का नीट पेपर लीक हुआ। चाइना का स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम 2 पिलर्स पे खड़ा है। पहला है उनकी फाउंडेशन और दूसरा है उनका सॉर्टिंग सिस्टम। देखो, पिज़्ज़ा रैंकिंग में चाइना हमेशा से टॉप पे रहता है। पिज़्ज़ा बेसिकली एक ऐसा ग्लोबल टेस्ट है जहां 15 साल के बच्चों की मैथ्स, रीडिंग और साइंस स्किल्स चेक करी जाती हैं। तो उनका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा है उनका ब्रूटल लेकिन इफेक्टिव सॉर्टिंग सिस्टम। जो बच्चे टॉप टियर यूनिवर्सिटीज में नहीं जा पाते, सरकार उन्हें सीधा स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेज देती है। इस सिस्टम से उनकी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को स्किल्ड लेबर मिलता है। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे प्रोफेसर, इंडिया में ये चीज कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे अपने देश में जहाँ हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, CA बने, वहां पे कोई भी बच्चा एक फैक्ट्री वर्कर कैसे बन पाएगा? हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ पे कल्चर और माइंडसेट एकदम डिफरेंट है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम भी एक सुई की नोक की तरह बन चुका है। लाखों बच्चे बस मुट्ठी भर सीट्स के लिए लड़ते हैं। और ब्रूटल ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि ASER की 2024 की रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमारे गांव के क्लास 5 के लगभग 70% बच्चे बेसिक डिवीजन यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाते। वापस से सुनो ये नंबर, 70% बच्चे बेसिक डिवीजन ही नहीं कर पा रहे हैं। ASER इंडिया का सबसे बड़ा स्कूल सर्वे है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमारा बेस ही क्लियर नहीं है। और अगर हमारी फाउंडेशन, हमारा बेस ही क्लियर नहीं है, तो हम इंजीनियर, डॉक्टर और IAS कैसे बनेंगे? लेकिन एक फैक्ट ये भी तो है कि इंडिया के टॉप 1% स्टूडेंट पूरी दुनिया में बेस्ट हैं। हमारे IITs और IIMs जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs हैं। मतलब हमारे ही देश के स्टूडेंट्स का दिमाग पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज को चला रहा है। लेकिन अगर इसी बात को तुम थोड़ा और डीपली समझो तो हमारे टॉप 1% स्टूडेंट्स का दिमाग अमेरिका की उन बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को और बड़ा बनाने में काम आ रहा है, हमारे देश को आगे बढ़ाने में नहीं। मतलब हमारा टैलेंट हमारे काम ही नहीं आ पा रहा। और कोई भी देश सिर्फ टॉप 1% से सुपर पावर नहीं बनता। अगर हमें विश्वगुरु बनना ही है तो बाकी 99% लोगों को भी स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड होना जरूरी है। बाकी 99% लोगों की स्किल्स कैसी हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। गूगल का CEO एक इंडियन जरूर होगा, पर उनके एंड्रॉइड फोन्स बनाने के लिए जो 10 लाख स्किल्ड लोग चाहिए ना, वो तो चाइना की ही फैक्ट्रीज में बैठे हैं। आज टेक इंडस्ट्री ही पूरी शिफ्ट हो चुकी है। अब टेक की दुनिया को सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं चला रहे, अब आर्टिफिशियल दिमाग यानी कि AI का समय आ गया है। आजकल डिजाइन बनाने से लेके कोडिंग तक हर फील्ड में AI ही तो यूज हो रहा है। और जहां चाइना इस AI की रेस में इतना आगे निकल चुका है कि दुनिया में 2nd नंबर पे पहुंच चुका है, वहां हमारे देश की एक यूनिवर्सिटी चाइना की टेक्नोलॉजी को अपना बता रही है। याद है ना गलगोटियाज वाला केस? इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझो कि कैसे 20 जनवरी 2025 को चाइना के एक स्टार्टअप DeepSeek ने एक ऐसा फ्री AI मॉडल लॉन्च किया जिसकी वजह से अगले ही हफ्ते अमेरिका की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी Nvidia के $589 बिलियन स्टॉक मार्केट से साफ हो गए। $589 बिलियन का मतलब समझते हो? करीब करीब 55 लाख करोड़ रुपए। हाँ, सही सुना, 55 लाख करोड़ सीधा गायब। इसको लोग AI का स्पुतनिक मूवमेंट कह रहे हैं। 1957 में सोवियत यूनियन ने एक सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया था। यह दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। अमेरिका को शौक लगा, उन्होंने सोचा था कि हम ही सबसे आगे हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन सोवियत ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। सडनली अमेरिका का कॉन्फिडेंस शेक हो गया। यही सेम चीज अभी इस DeepSeek वाले केस के साथ हुई। और ये बात इतनी बड़ी इसलिए थी क्योंकि टेक की दुनिया को लगता था कि अमेरिका को AI की रेस में कोई नहीं हरा सकता। चाइना ने वही कर दिखाया। देखो, फ्रंटियर AI यानी आज के सबसे पावरफुल AI मॉडल्स को बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए और बहुत सारी कंप्यूट पावर चाहिए होती है। लेकिन DeepSeek की टीम ने यह दावा किया कि उन्होंने ये AI मॉडल सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़ रुपए से भी कम पैसे में बना दिए। और उन्होंने दिखा दिया कि उनके पास सिर्फ सस्ता लेबर ही नहीं बल्कि दुनिया के बेस्ट रिसर्चर्स और एफिशिएंसी दोनों हैं। जहां एक तरफ चाइना फ्रंटियर AI मॉडल्स बना रहा है, वहीं अपने देश, अपने इंडिया में एक ऐसा तमाशा हुआ जिसने दुनिया के सामने हमारी पोल खोल के रख दी। देखो, फरवरी 2026 में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा AI इम्पैक्ट समिट
चल रहा था और लगभग 20 देशों के लीडर्स और चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन भी आया हुआ था। उसी एआई समिट में ग्रेटर नोएडा की गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट दिखाया, नाम था ओरायन, और उन्हीं की एक प्रोफेसर ने सरकारी चैनल डीडी न्यूज पर दावे से बोला कि इसे यूनिवर्सिटी के अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बनाया है। पर इंटरनेट ने इस यूनिवर्सिटी का ये झूठ सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में पकड़ लिया। वो चाइना की कंपनी यूनिट्री का GoTo रोबोट था, जो बाजार में लगभग 2 लाख रुपए में खुलेआम बिक रहा था। कोई भी खरीद के उसको दिखा सकता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? उस यूनिवर्सिटी को एआई समिट से निकाल दिया गया और उनके स्टॉल की बिजली तक काट दी गई। लेकिन इस तमाशे के बाद x.com यानी कि ट्विटर पे जो दुनिया हमारे ऊपर हंस रही थी, उस इंटरनेशनल बेइज्जती का क्या? सोचो, दुनिया के सामने हम अपने ही एआई समिट में चाइना का बनाया हुआ माल खरीद के उस पर अपना स्टिकर लगा के उसको हमारी टेक्नोलॉजी बता रहे हैं। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है, यही हमारे देश की सच्चाई है। एक बनाने वाले में और एक दिखावा करने वाले में यही तो फर्क होता है। ऐसे बनेंगे क्या हम विश्वगुरु? और अगर ब्रूटल फैक्ट्स की बात की जाए तो इंडिया एआई में अभी शुरू के लेवल पर ही स्ट्रगल कर रहा है। हमारे पास बहुत सारा डेटा जरूर है, पर एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जो कंप्यूट पावर और हाई एंड हार्डवेयर चिप्स चाहिए ना, उनकी भारी कमी है। हालांकि हमारा इंडिया एआई मिशन करीब 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है, जो हम अगले 5 सालों में एआई में इन्वेस्ट करेंगे, और हम सर्वम जैसे एआई मॉडल्स भी बना रहे हैं। पर यह बात भी साफ है कि इंडिया की ताकत अभी खुद के एआई के मॉडल्स बनाने में उतनी नहीं है जितनी बाहर के एआई को अपने आईटी और सर्विसेज सेक्टर्स में अप्लाई करने में है। और इसलिए इंडिया एआई यूजर्स में तो पूरी दुनिया में टॉप पर है, पर हमारे पास खुद का कोई भी फ्रंटियर एआई मॉडल नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरा भी निकल के सामने आता है। इसे इस तरह समझो कि अगर हम अपना खुद का एआई मॉडल नहीं बनाएंगे और किसी दूसरे का एआई यूज करेंगे तो हम एक खतरनाक पोजीशन में हैं। ये वही बात हो गई कि हमें गाड़ी चलाना तो दुनिया में सबसे अच्छा आता है, पर इंजन हम किसी और देश से खरीद रहे हैं। और अगर इंजन बनाने वाले ने कल प्राइस डबल कर दिया या इंजन देना ही बंद कर दिया तो हमारी एआई की गाड़ी तो वहीं रुक जाएगी ना। पर ये एआई के इंजन्स जिन पे ये एआई चलता है, यानी कि ये डेटा सेंटर्स और सुपर कंप्यूटर्स, इनको दिन रात चलाने के लिए बिजली चाहिए होती है। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसी चीज जिसके बिना एआई तो क्या बल्ब भी नहीं चल पाएगा। चाइना आज पूरी दुनिया की लगभग 30% बिजली खुद अकेले बनाता है, जो कि इंडिया से 5 गुना ज्यादा है। और उन्होंने ये बिजली बनाने का सिस्टम किसी एक अकेले सोर्स पर डिपेंड होकर नहीं बनाया। उनके पास आज 60 एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 24 ही रिएक्टर्स हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सोलर पावर में भी हमसे बहुत आगे हैं। पूरी दुनिया का 47% सोलर उन्हीं के पास है। मतलब बिजली में भी हम चाइना को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। देखो, चाइना ने इस एनर्जी की रेस में अपने 3 दाव एक साथ लगाए। उन्होंने नए कूल प्लांट्स लगाए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए और रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नेचर से मिलने वाली एनर्जी को भी जीत लिया। आज उनके पास जरूरत से ज्यादा एनर्जी है और आज के टाइम में सरप्लस और सस्ती बिजली एक ताकतवर हथियार बन चुकी है। और आने वाले टाइम में जिसके पास सस्ती बिजली होगी वही एआई के डेटा सेंटर्स को लंबे समय तक चला पाएगा। मतलब आज के टाइम में बिजली अब एक रिसोर्स नहीं बल्कि एआई की बैकबोन बन गई है। हालांकि मैं मानता हूं कि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली बनाने वाला देश जरूर है और हमने लगभग 100% गांव तक बिजली पहुंचा दी है, पर असली प्रॉब्लम तो वही स्केल पर आकर अटक जाती है ना। हमारा पर कैपिटा पावर कंजम्पशन अभी भी चाइना की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि बिजली इस्तेमाल करने के मामले में भी चाइना हमसे बहुत आगे है। और अगर तुम्हें दुनिया के टॉप देशों की पावर का अंदाजा लगाना है ना, तो एक बार उनके स्पेस प्रोग्राम की तरफ देखो। स्पेस प्रोग्राम से ही मेनली पता चलता है कि कोई भी देश एक दूसरे से टेक्नोलॉजी में कितना आगे और कितना पीछे है। साल 2022 में चाइना ने अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था, जो अभी तक अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है। और अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पास खुद का कोई भी स्पेस स्टेशन नहीं है, जीरो। अब खुद का नहीं है वो तो ठीक है, पर दिक्कत ये है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी है उसका भी हम स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं है। और 2024 में चाइना ने मून के फार साइड से, यानी चांद का वो हिस्सा जो हमें धरती से कभी दिखाई नहीं देता, वहां से मिट्टी लाने का हिस्टोरिक रिकॉर्ड भी बनाया था। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि चाइना अपने स्पेस प्रोग्राम में अनलिमिटेड पैसा और बैकिंग डाल रहा है। पर सच बताऊं तो यहाँ इंडिया भी कम नहीं है। हमारा स्पेस बजट उनके मुकाबले काफी कम है, लेकिन फिर भी हमारा मार्स मिशन मंगलयान किसी हॉलीवुड की स्पेस मूवी से भी कम बजट में पूरा हुआ। और हमारे चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर लैंड करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये इसरो का प्रिसीजन और जुगाड़ का एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। हाँ, वही जुगाड़ जिसपे हमारा पूरा का पूरा देश चलता है। इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि चाइना एक बड़े बजट वाली हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म बना रहा है और हम एक ऐसी ब्रिलियंट लेकिन लो बजट वाली फिल्म बना रहे हैं जो सीधा ऑस्कर ले जाती है। मतलब चाइना हमसे टेक्नोलॉजी में कितना ही आगे हो, लेकिन जुगाड़ में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। पर सच्चाई तो यह है कि इंडिया का पूरा फोकस मिशन की प्रैक्टिकलिटी और प्रिसीजन पे होता है, लेकिन जुगाड़ और टाइट बजट्स की ना अपनी एक लिमिट होती है। इसलिए कम बजट आपको तारीफें और भरोसा तो दिला सकता है, पर स्पेस में अगर हमें लंबा गेम खेलना है, जैसे मैन्ड मिशंस या फिर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशंस, तो हमें बड़ा बजट और स्केल चाहिए ही होगा। और चाहे स्पेस मिशंस सुनने में कितने भी कूल और कितने भी फ्यूचरिस्टिक क्यों ना लगे, किसी भी देश का असली पावर और उसका असली पैसा चांद से नहीं बनता, वो उन चीजों से बनता है जो हम डेली यूज करते हैं। चाइना हर साल दुनिया भर में लगभग 300 लाख करोड़ रुपए का माल एक्सपोर्ट करता है, इंडिया से लगभग 8 गुना ज्यादा। मतलब हम एक्सपोर्ट्स के मामले में अभी चाइना के आसपास भी नहीं है। पर तुम बोलते हो ना कि अब तो मेड इन इंडिया आईफोन्स आ रहे हैं,
इसके पीछे की भी सच्चाई सुन लो। तुम जो बड़े गर्व से मेड इन इंडिया आईफोन्स खरीदते हो ना, बहुत हाइप भी होती है इसकी। उस फोन की टोटल वैल्यू का करीब 4% हिस्सा ही इंडिया में रह जाता है, जबकि चाइना लगभग 35% हिस्सा अपने पास रख लेता है। मतलब वो आईफोन बन तो इंडिया में रहा है, लेकिन उसका पैसा तो चाइना के पास ही जा रहा है ना। अब अगर तुम्हारा सवाल है कि पर इंडिया में सिर्फ 4% ही क्यों रह जाता है, तो इसके पीछे एक पूरी कहानी छुपी हुई है। ध्यान से सुनना। हमारा मेक इन इंडिया असल में मेक है ही नहीं, वो सिर्फ असेंबल इन इंडिया है। मतलब हम आईफोन्स को इंडिया में बनाते ही नहीं है, सिर्फ असेंबल करते हैं। इकोनॉमिक्स में इसको असेंबली ट्रैप कहा जाता है। देखो, एक एडवांस्ड स्मार्टफोन में सबसे हाई वैल्यू और महंगी चीज क्या होती है? उसका मेन प्रोसेसर, उसकी हाईटेक स्क्रीन, मेमोरी चिप्स और कैमरे का सेंसर। और चाइना ने पिछले 20 सालों में इन कंपोनेंट्स को बनाने का पूरा डीप इकोसिस्टम सेट किया हुआ है। इसलिए उन्हें टोटल वैल्यू का 35% हिस्सा मिलता है और इंडिया को सिर्फ 4% ही, क्योंकि असली माल बना तो चाइना ही रहा है ना। हम तो बस उसे एक रैपर में डाल के मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा के बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग भी है। अभी रिसेंटली ही इंडियन गवर्नमेंट ने PLI स्कीम्स निकाली हैं, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, जहां कंपनियों को यहाँ बनाए हुए माल पे, अपने देश में बनाए हुए माल पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और उसके साथ दुनिया में अभी चाइना +1 स्ट्रेटेजी भी चल रही है, यानी कि जितनी भी कंपनियां हैं वो सिर्फ चाइना में ही अपना रिस्क ना डालकर इंडिया को अपना बैकअप ऑप्शन बना रही हैं। और इसी की वजह से हम दुनिया के सेकंड सबसे बड़े स्मार्टफोन मेकर्स बन तो गए हैं ना। ये डेफिनेटली एक प्रोग्रेस है, मैं मना नहीं कर रहा, पर जब तक हम सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले पैनल्स और बाकी रॉ मटेरियल्स यहाँ नहीं बनाएंगे या फिर उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस नहीं बन पाएंगे। असली पैसा असेंबली लाइंस पर नहीं बनता, बल्कि उन असेंबली लाइंस को चलाने वाले कंपोनेंट्स की फैक्ट्रीज में बनता है। और जब एक देश इस स्केल का इकोनॉमिक डोमिनेंस और पैसा हासिल कर लेता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल स्टेज पे दिखता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ओलंपिक गेम्स और स्पोर्ट्स। पेरिस 2024 के ओलंपिक्स में चाइना ने 40 गोल्ड मेडल्स जीते थे। और अगर हम इंडिया का पूरा ओलंपिक्स का इतिहास उठा के देखें, पूरे 124 सालों का बड़ा इतिहास, तो हमने कुल मिलाकर लगभग 10 गोल्ड मेडल्स ही जीते हैं। मतलब 124 साल में हम सिर्फ 10 गोल्ड मेडल्स ही जीत पाए हैं, और चाइना एक ही साल में 40 गोल्ड मेडल्स जीत जाता है। देखो, स्पोर्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, वो किसी भी देश की सॉफ्ट पावर और उसकी सरकार के काम करने की कैपेसिटी का अल्टीमेट टेस्ट होता है। और यहाँ चाइना ने एक गोल्ड मेडल की मशीनरी बनाई हुई है। उनके पास लगभग 2000 गवर्नमेंट फंडेड स्पोर्ट्स स्कूल हैं, जहाँ टैलेंटेड बच्चों को ढूंढ के फुल टाइम ट्रेनिंग दी जाती है। और एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि उनकी स्ट्रेटेजी इमोशंस पर नहीं चलती, वो प्योर मैथ्स पर चलती है। लेकिन मैथ्स पर कैसे, इसे समझो। चाइना अपना 30,000 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स बजट ऐसे स्पोर्ट्स पर लगाता है जहाँ मेडल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है, जैसे कि टेबल टेनिस, डाइविंग, जिम्नास्टिक्स और वेट लिफ्टिंग। वो बहुत स्मार्टली खेलते हैं। जहाँ मेडल्स आने के चांसेस ज्यादा हैं, वहाँ पैसा लगा देते हैं। वहीं इंडिया का स्पोर्ट्स बजट है करीब 4000 करोड़ रुपए, और ये पैसा जाता कहाँ है ये किसी को नहीं पता। यहाँ पे एथलीट्स सिस्टम के बावजूद भी जीतते हैं, सिस्टम की वजह से नहीं। हालांकि हमारी पैरालंपिक्स परफॉर्मेंस और नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट्स ने काफी उम्मीद जगाई है, पर सारा पैसा और मास अपील आज भी क्रिकेट के पास ही है। मतलब हमारे पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन हम उस टैलेंट को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। और यही एक थोड़ी फनी पर उतनी ही सैड रियलिटी सामने आती है कि दोनों देशों के पास बिलियंस प्लस आबादी है, लगभग 280 करोड़ लोग मिलाकर, पर फिर भी फुटबॉल के सबसे बड़े कंपटीशन यानी फीफा वर्ल्ड कप में दोनों देश कंप्लीटली फेल हैं। इतने करोड़ लोगों में से हम 11 वर्ल्ड क्लास फुटबॉल प्लेयर्स नहीं ढूंढ पा रहे, ये कितनी अजीब बात है। जहाँ इंडिया क्रिकेट में पूरी दुनिया में टॉप पर है, वहीं बाकी सभी स्पोर्ट्स में हमारा कभी भी कहीं भी नाम ही नहीं आता। ये साबित करता है कि सिर्फ पॉपुलेशन नंबर्स होना काफी नहीं होता। अगर प्रॉपर ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर और मेरिट बेस्ड सिस्टम ना हो, तो 147 करोड़ लोगों की भीड़ भी एक फंक्शनल टीम नहीं बन सकती। देखो, साफ सीधी सी बात है। मान लिया कि इंटरनेट पर घूम रही सारी की सारी वीडियोस 100% सच है। मान लिया कि चाइना की मेट्रो में बकरियां घूम रही हैं, उनके शहर डूब रहे हैं, उनका पूरा सिस्टम सड़ चुका है। मान लिया कि चाइना एकदम वाहियात देश है, उनका देश भी हमारी तरह, इंडिया की तरह सड़ चुका है। ये सब मान लिया, लेकिन डेटा को कैसे गलत प्रूव करोगे? जो 10 पॉइंट्स हमने इस वीडियो में डेटा के साथ कंपेयर किए, क्या चाइना की उन वायरल रील्स से ये फैक्ट्स बदल गए? अगर 100 में से चाइना की 30 चीजें खराब हैं और हमारी 100 में से 70 चीजें खराब हैं, तो उनकी 30 खराबियों का जश्न मनाकर क्या हम अपना 70 का फेलियर जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या हम इतने गिर चुके हैं कि हमें अपना कंपैरिजन उनके बेस्ट से नहीं, उनके वर्स्ट से करना पड़ रहा है? सच बोलूं तो इन वीडियोस के थ्रू एक ऐसा मीठा जहर है जो तुम्हारे दिमाग में बस ये डाल रहा है कि देखो, तुम नाले में पड़े हो, पर सामने वाला भी तो नाले में है, तो चलो दोनों भाई मिलके नाले में ही पड़े रहते हैं, कोई बात नहीं। और इस झूठी तसल्ली का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? ये तुम्हारी क्वेश्चनिंग एबिलिटी का खून कर रहा है, तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग और तुम्हारे साइंटिफिक टेम्परामेंट को पूरी तरह मार रहा है। और इस माइंडसेट का नतीजा पता क्या होता है? अभी हाल ही की बात है, लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगी बुरी तरह। एक ऐसी इलीगल बिल्डिंग जो 4 साल से बिना चेकिंग के लगातार चल रही थी। वहां पे 15 मासूम बच्चे बेचारे जिंदा जल के मर गए। उनके माँ बाप ने उन्हें 3D एनिमेशन सीखने के लिए कोचिंग के लिए भेजा था। ये ऐसे बच्चे थे जो इस देश का फ्यूचर बन सकते थे।
वो उस इलीगल बिल्डिंग में जिंदा जल के मर गए। अब इसमें किसकी गलती है? क्या उन करप्ट बाबुओं और उस सिस्टम की गलती नहीं है जिन्होंने वो बिल्डिंग 4 साल तक लगातार चलने दी? तो क्या अब तुम उन बच्चों की मौत को ये बोल के डिफेंड करोगे कि चाइना में भी तो फ्लड्स आ रहे हैं, वहां भी तो लोग मर रहे हैं, तो यहाँ भी लोग मर गए, तो क्या ही हो गया? क्या जानवरों की तरह जीना और कीड़े मकोड़ों की तरह दबे रहना यही हमारी औकात रह गई है? हमारी चुप रहने की आदत हमें वहीं वापस ले जाएगी जहां से हमने शुरुआत की थी। एंड में बस बात सिंपल सी इतनी सी है कि कंपैरिजन कभी भी दो देशों के कचरे, गंदगी या उनके गंदे नालों का नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन हमारे लोज और उनके लोज का नहीं होना चाहिए। असली औकात तब पता चलती है जब कंपैरिजन हमारे हाइज का चाइना के हाइज के साथ होता है। हमारी एआई रेस को उनकी एआई रेस से कंपेयर करो, हमारे टॉप एलएलएम्स को उनके टॉप एलएलएम से कंपेयर करो, और हमारे मैन्युफैक्चरिंग डेटा को उनके मैन्युफैक्चरिंग डेटा से कंपेयर करो। अपने देश से प्यार करना और अपने देश को डिफेंड करना बहुत अच्छी बात है, पर सच्चाई की आंखों में आंख डालने की हिम्मत रखो। चाइना के कचरे के पीछे छुपकर अपने देश के कचरे से आंखें चुराना बंद करो। फैसला तुम्हारा है कि आईने में तुम्हें सच्चाई देखनी है या फिर ऐसी चीप वायरल क्लिप्स देख देखकर खुश होते रहना है। इस वीडियो पे क्लिक करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि जबलपुर क्रूज एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ था। सो आज जो टॉपिक था उसमें जैसे डिस्कशन की गई, मुझे लगता है कि बहुत फेयर है कि वाकई में ये एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से क्या चीज़ देखना चाहता है और क्या उसके देखने के पीछे जो उसका पर्सपेक्टिव है वो खुद को तसल्ली देना है या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ देखता है कि हाँ हमें मतलब वो डिसाइड करता है कि लाइक उसको किस तरह के कंपटीशन में जाना है। क्योंकि जिस तरह का आजकल का टाइम चल रहा है ना, ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये जो हम लोग एक वर्ड सुनते थे ना 5th जनरेशन वॉर, वो वाकई में इतना ज़्यादा उसका एक असर नज़र आना शुरू हो गया है कि हम लोग एक क्लिप देखकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। मतलब मैं पूरी दुनिया की इसमें बात करूंगी और हम एक नैरेटिव सेट कर लेते हैं। यार देखें, जब हम कुछ कर नहीं ना पाते तो तब जो है ना हम जस्टिफिकेशन देने की जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश जो है वो करते हैं। फिर हम वो चीज़ें देखते हैं जो हमें एक्चुअली जो है वो चीज़ें वो लग रही होती हैं और ये हकीकत है। अभी जैसे असेंबलिंग प्लांट की जो है वो बात हुई तो अक्सर यहाँ पे भी ये लोग बात करते हैं कि भाई फ़ायदा तब होता है जब एक चीज़ की जो है ना पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपकी कंट्री में हो रही हो, आपको पता हो कि हाँ भाई हमने मैन्युफैक्चर की है, कॉस्ट निकाल के बाकी जितना प्रॉफिट होगा पैसा जो है वो हमारे पास ही जो है वो रहेगा। उसके अलावा हम जो एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ें उसका पैसा भी हमारे पास जो है वो रहेगा। अभी जैसे ये भी हकीकत है भाई चाइना जैसे कंट्री में आपको जो है वो क्या कहते हैं एनवायरमेंटल जो चैलेंजेस होते हैं उसकी इतनी टेंशन नहीं होती। वहाँ पे आपको लैंड जो है वो आसानी से मिल जाती है। ऑन दी जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि प्रोजेक्ट जो है वो डिलेज होते हैं। लेकिन इतने अगर आप जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पे आपको फिर भी कम टाइम जो है वो नज़र आता है। फिर उसके बाद आप तैयारी कैसे करते हैं चीज़ों की, ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ है। क्योंकि मुझे बहुत देर पहले याद है पता नहीं कितने दिनों में जो है चाइना ने 100 माले की बिल्डिंग जो है वो कुछ दिनों में बनाकर जो है ना वो रेडी कर दी थी। अब मुझे एग्जैक्ट ये याद नहीं कि कितने दिन। तो लिटरली जब आप इस तरह की चीज़ें सुनेंगे कि भाई रातों रात ही जो है यानी कि आप सुबह गए हैं कुछ भी नहीं था, अगले दिन आके आप सुबह देखें वहाँ पे आधी बिल्डिंग खड़ी हो तो हैरान तो बंदा होगा। अच्छा अब यहाँ पर ना बात ये है कि मैं ये मानती हूँ कि ना प्रॉब्लम हर कंट्री में होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है प्रॉब्लम। अब जो जैसे हम अपने देश की बात करें, हमारे देश के अलग से चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग मुझे इतनी नज़र ही नहीं आती बहुत सारे मुद्दों पर। इसी तरीके से अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स है। हालांकि वहाँ पर लोग जो हैं वो सोचने समझने की एक बहुत ज़्यादा उनकी एक क्षमता है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रॉब्लम वहाँ पर भी है। बिल्कुल है। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना वो वाकई में कि सिस्टम किस तरीके से चलता है। क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, चाहे वो फिर डेमोक्रेसी हो या फिर जिस तरीके से हम लोग सिंगल पार्टी रूल देखें। लेकिन मुझे लगता है कि सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल होता है लोगों को चेंज करने में, लोगों की राय बनाने में, क्योंकि लोग ही होते हैं जो फॉलो कर रहे होते हैं लीडर्स को। अब जैसे वो अपने बच्चों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, फाउंडेशन जिस तरीके की वो बना रहे हैं, मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आई है कि लाइक अगर कोई मतलब
टॉप रैंकिंग के उस में नहीं जा रहा, तो उसको ऐसी वो जगह पर भेज रहे हैं जहाँ पर स्किल्स एटलीस्ट जो है ये चीज़ मुझे वो बहुत समझ, अच्छी लगी हाँ है। वो सीख सकें। और दुनिया में जो जिस बंदे के हाथ में स्किल है ना, वो बंदा मार नहीं खाता। बिल्कुल। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, बेचारे बच्चों को डाल देते हैं वेल्डिंग पर डाल दिया, फलानी जगहों पर डाल दिया, या किसी होटल में वो एक छोटा सा बच्चा जो सफाई करने के लिए, इस तरह की चीज़ों में जो है डाल दिया, ना उनकी लाइफ में कुछ चेंज आता है, ना उनकी घर वालों की लाइफ में कोई चेंज आता है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने फाउंडेशन बहुत अच्छे से सेट कर ली। बाकी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली वो होंगी, वो दुनिया में हर जगह पर होती हैं। तो बाकी में मुझे उनका जो सोचने का एक तरीका वो बड़ा अच्छा लगा कि डिपेंड करता है अब आपने किससे कम्पीट करना है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।